तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़े थे क्या। अब हमको आज पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो पिछला लेक्चर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर था, आज इस लेक्चर से आपको रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है। तो हमारा बी हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इस चैप्टर का अगर कहें हम, और इस चैप्टर का कोई कहे कि हर चैप्टर का एक कोई ना कोई टेक्निकलिटी होता है, टेक्निकल चीज़ होता है। जैसे आपको लगता है कि किसी चैप्टर में आपको पकड़ बनानी है, नहीं कुछ कभी क्वेश्चन होता है कि इस चैप्टर में क्या हम पढ़ लें कि इस चैप्टर की हर बातें हमको समझ में आ जाए, तो वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर आपको इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसेप्ट में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तो आपको तो बोर्ड का सारा सवाल बनेगा ही बनेगा, जेईई मेन का भी सारा सवाल बनेगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन देना है, तो भैया जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को रख के चलेंगे कि आप जेईई मेन दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह का एजर्सन है, रीजनिंग है, पैराग्राफ है, सारा कुछ है आपका। तो सीबीएसई के स्टूडेंट थोड़ा सिंसियरली देखेगा जरूर इसको। तो देखिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल क्या बता रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताए थे कि जब मेटल इलेक्ट्रोड को हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन में जो आयन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहे थे कि जब मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है तो उस इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन में जो आयन होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या सिंपली हम कहे थे कि जब मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हो तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि जब मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी हो और उस मेटल और सोल्यूशन में आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे क्या चीज़, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिखिएगा when the metal electrode have tendency to gain electron, then the potential difference between metal electrode and ions of solution is called reduction potential। ठीक है, इसको एक और डिफाइन कर सकते हो, और करके लिख लो। The electrode potential at which metal electrode have tendency to gain electron, is called reduction potential। अब देख लो जैसे कि ये हमारा मेटल आयन है और यह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हमारा मेटल है, सॉलिड है, तो यही ना रिडक्शन हो रहा है। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो नॉर्मली यहाँ देखो कि अगर ये हमारा मेटल रड है, न्यूट्रल है, यानी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल है। अब यहाँ पर क्या होता है समझो, यहाँ पर कि यहाँ जो मेटल आयन होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोलो, जो मेटल आयन है, कैटायन है, वह इलेक्ट्रॉन लेकर इसी पर डिपॉजिट हो जाता है। यानी यह जो कैटायन है वह इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो सॉल्यूशन में जो रेस्ट बच जाता है एनायन,
तो सॉल्यूशन में बचा कौन सी, कैटायन एनायन दोनों है ना, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो जब डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, तब इस पर जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो यहाँ तक केवल क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। और सॉल्यूशन में क्या बच गया, एनायन। सॉल्यूशन में क्या बच गया, एनायन। अब इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो वही हम बात बताए हैं कि वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस पर मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने का टेंडेंसी हो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इसीलिए जो कैथोड हमारा होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसको हमको लिखना है तो ई हो गया ई, और यहाँ लिख दिया जाए Mn + M। अब यहाँ कन्वेंशन देखो, पॉजिटिव से 0 हो रहा है, तो ये जो वैल्यू दिया गया है ई, ये वैल्यू हमारा क्या है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब तुमको यहाँ का जो कन्वेंशन है ना, इस कन्वेंशन को देखकर पहचानना होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। जो यहाँ सिंबल दिया रहेगा उसको देखकर पहचानना है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, या अगर मान लिया रिडक्शन का टर्म है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन का टर्म है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट। तो नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखो नीचे लिखोगे स्टार मार्क्स बनाकर, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल मेजर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो कल हम लोग देखे थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मेजर करता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करेगा रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये करता है मेजर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मेजर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मान लीजिए कि जो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है आरपी, तो यही ना होगा, दो बात होगी, ठीक है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और एक हो जाएगा मान लो लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसका हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, चला क्या चीज, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अब कहते हैं, ठीक है, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिवर्सल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसको अब क्या कहेंगे तुम लोग, तो ये हमारा काम करेगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्ट एज कैथोड, कोई प्रॉब्लम, एक्ट एज कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो किसका काम करेगा, कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो किसका काम करेगा, कैथोड। अगर मान लो इसका अगर हम लोग बात करें, अगर लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, लेसर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोलो क्या लिखेंगे, तो यहां पर ये जो टेंडेंसी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज
एक्ट एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड चाहे और स्ट्रॉन्ग, बोलो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। और विद्यार्थी तो अगर ये काम करेगा कैथोड का, तो क्या काम करेगा किसका, एक्ट एज एनोड। तो जो उसमें स्टार्टिंग में जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे तो हम बात कर रहे थे उसमें कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन एनोड और कौन कैथोड है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू से भी डिसाइड कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पर भी हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कौन एनोड है और कौन कैथोड। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करना हो तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस करेगा, वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वह एनोड का काम करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वह इलेक्ट्रॉन लॉस कम करेगा, गेन ज़्यादा करेगा। तो उस केस में वह वीक रिड्यूसिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और वह काम करेगा कैथोड का। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर पर, और गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग बात किए थे प्रेशर पर भी। ठीक है, लेकिन किसी मेटल इलेक्ट्रोड जो है वह डिपेंड करेगा उसकी आयन के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। अगर हम लोग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो नीचे लिखना since the electrode potential value of a metal यहाँ थोड़ा सा हाथ रोकना, मेरी बात को समझना। हम लोग कल जो लिखे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, तो जिसके विषय में बात कर रहे हो तो नेचर फिक्स है। हम लोग क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल, तो उस मेटल का चर्चा ही कर रहे हैं, तो उसके नेचर का तो बात करना ही नहीं है। तो केवल उसके आयंस के कंसंट्रेशन, सोल्यूशन में उसके आयन के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए मेटल डिपेंड्स अपॉन the concentration of their ions in solution and temperature अब देखो कहता है कि या तो हम कंसंट्रेशन चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें या दोनों चेंज करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे आइदर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, और बोथ going to change the value of electrode potential of metal also be changed ठीक है। अब देखो मान लो कि 5 विद्यार्थी या 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 इलेक्ट्रोड का या एक ही इलेक्ट्रोड का वो 5 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाला है, जबकि इलेक्ट्रोड 1 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 5 है। इसका मतलब है कि उनके आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट लिया होगा, या इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंट लिया होगा, या हो सकता है कि दोनों डिफरेंट लिया होगा, तभी ना 5 वैल्यू आया है। इसीलिए एक डिसाइड किया गया, कन्वेंशन लिया गया कि चूंकि हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो एक उसका पार्टिकुलर कंसंट्रेशन रख लेते हैं,
और वह कंसंट्रेशन रखा गया 1 मोल पर लीटर, और एक टेम्परेचर ले लेते हैं जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो उसी पर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो वह हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माने वह वैल्यू कभी चेंज, माने आज के बाद जो भी रिपोर्टिंग होगा वह तब रिपोर्टिंग होगा जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर में लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और उसके आयन का कंसंट्रेशन कितना लें 1 मोल पर लीटर। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम यहाँ पर इतना बात इसलिए लिखाए हैं कि यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ एक टर्म लिखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो टॉपिक जब भी पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट का तो उसमें कोई चेंज आता है, अभी तक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, फिर टर्म आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो एज ए स्टूडेंट आदमी तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब इसके पीछे का लॉजिक आप अगर दिमाग में सेट कर लिए तब आपको ये बात एक्सेप्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से बदलेगा, तो एक काम करते हैं कि हम लोग कंसंट्रेशन फिक्स कर देते हैं और टेम्परेचर फिक्स करते हैं, उस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो लिखेगा द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए मेटल measure at 25 degree Celsius, measure at 25 degree Celsius or 298 Kelvin, 298 Kelvin, and the concentration of their ions, and the concentration of their ions, ऐसे लिख लोगे 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, यहाँ पर कैपिटल एम मोलरिटी हो गया, 1 मोल पर लीटर। then electrode potential value is known as, then electrode potential value is known as standard electrode potential, standard electrode potential. It is represented by, देखो यह E नॉट लिखते हैं, चला यहाँ पर ऐसे, ठीक है, नॉट लिखा रहता है, नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ई नॉट लिखते हैं, राइट। अब ई नॉट का मतलब क्या हो गया बोलो, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन, उनके आयन का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर। अब यहां पर देखो, अब तुमसे हम कहते हैं चला कि हम तो कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे यहां लिख रहे हैं ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, और यहां लिख रहे हैं वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट। तो तुम हमको बताओ ये कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है, नॉट है तो स्टैंडर्ड है, और यहाँ 0 से +2 और ऑक्सीडेशन है, तो ये हमारा जो वैल्यू है वह है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर वैसे ही मान लो हम लिखें ई नॉट Fe से Fe2 प्लस I प्लस 0.44 वोल्ट, तो फिर ये भी हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर मान लो हम लिखते हैं ई डॉट Cu से Cu2 प्लस, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं माइनस 0.34 वोल्ट, ये भी हमारा क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ये हम लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया ई डॉट
अब ये लिख रहा है Zn 2 प्लस से Zn। अभी कन्वेंशन क्या बता रहा है? रिडक्शन आई नॉट है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये होता है -0.76 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया चला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। अगर मान लो E नॉट Fe2 प्लस से Fe, तो ये हो गया -0.44 वोल्ट। ये भी हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो हम लिखे E नॉट Cu2 प्लस से Cui प्लस 0.34 वोल्ट, तो ये भी हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल और हमको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, SOP चाहिए, तो साइन क्या करेंगे? बदल देंगे। अगर SOP है SRP चाहिए तो वैल्यू वही रहेगा, साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका है कि यह वैल्यू जब नॉट है यानी इसके आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, इसका टेम्परेचर 298 केल्विन है। आया समझ में? ठीक है, तो नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू निकला है, तो विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वैल्यू आया कहाँ से, कि वैल्यू निकला कैसे या निकालेंगे कैसे, एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है। तो एक बात समझो कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वहाँ पर जब तक एनोड और कैथोड नहीं होगा तब तक तो सर्किट कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर नहीं होगा। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो तभी ना मेजर होगा कि जब हम पूरा सेल का कंस्ट्रक्शन करें, एक एनोड लें और एक कैथोड लें, उस समय हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो किसी एक इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। हमको उसमें चाहिए क्या कि दो में से किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता रहना चाहिए। ठीक है, मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमको क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। ठीक है, और तब दोनों में से एक का पता है और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे, और उससे हम लोग डिफरेंस निकाल कर तब किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो एक हमको ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो? पता हो, नोन हो। तो वह उसके रूप में हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पर वह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 वोल्ट होता है। कितना लिया गया है? 0 वोल्ट। तो लिखोगे SHE इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड which electrode potential value, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिखेगा SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू टेकन 0 वोल्ट, टेकन 0 वोल्ट। अब देखो इसमें होता क्या है विद्यार्थी कि एक प्लेटिनम का वायर होता है, ठीक है, और नीचे एक प्लेटिनम का प्लेट लगा रहता है। ठीक है, और इसी पर प्लेटिनम का पतला पतला पत्ती काट कर इस पर साट दिया जाता है,
ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, एक इसको अंदर से ग्लास से ढक दिया जाता है, इस प्लेटिनम वायर को अंदर से ग्लास से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है, और इसको एक बर्तन में हम रखते हैं, और बर्तन में जो हम रखते हैं यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग लेते हैं HCl, और इसका कंसंट्रेशन वही स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 मोल पर लीटर। और इसके बाहर एक ग्लास का ट्यूब होता है बाहर से, और इसमें इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है, और जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वह फिक्स रहता है। हम बोले थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गैसीय स्टेट में प्रेशर पर भी निर्भर करता है। और टेम्परेचर हम ले लेते हैं 298 केल्विन। ठीक है, अब ये जो गैस इधर से आता है तो इसी के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये हमारा SHE का बनावट है, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 0 वोल्ट है। तो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो भी 0 वोल्ट होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, 0 वोल्ट। तो SHE एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। यानी इसका 0 वोल्ट है, तो या तो इससे किसी का ज़्यादा होगा या इससे किसी का कम होगा। ठीक है, तो इससे या तो किसी का ज़्यादा हो जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इससे क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इस फोटो को बना लो। तो इसमें क्या करना कि ये जो हम लोग वायर लिए हैं अंदर वाला, तो ये प्लेटिनम वायर है, और ये जो प्लेटिनम का प्लेट है जिस पर इसका स्ट्रिप लगा दिए गए हैं, इसको कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। इसको कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। और स्ट्रिप को इसलिए लगा है ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, इसका बढ़ जाए एडजॉर्प्शन के लिए। देखो, तो जो SHE है यह एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का कितना है, 0 वोल्ट है। नहीं, या तो इसका कि इससे किसी का ज़्यादा होगा या कम हो। तो नीचे लिखोगे SHE act as both anode and cathode. एनोड एंड कैथोड। अब यहां लिखेगा तुम सेल रिएक्शन ऑफ SHE when act as एनोड। यानी जब एनोड का काम करेगा तब इसका सेल रिएक्शन क्या हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा, तो यह जो H2 गैस है, H2 गैस, तो यह इलेक्ट्रॉन का करेगा, लॉस करेगा। तो यह हो जाएगा 2H+ एक्वस, आई 2 इलेक्ट्रॉन का कर दिया, लॉस कर दिया। तो यह सेल रिएक्शन हो गया। कब, जब यह एनोड का काम कर रहा है तब। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये देख लो, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखते हैं, H2 गैस, और चला इसका प्रेशर SHE कितना है, 1 atm। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 atm, और यहां एक लाइन दे देते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं H+, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर। देखो यहां भी एक कुछ बात लिखते हैं। तो जो प्लेटिनम का वायर लटकाए हुए हैं ना, तो यहाँ एक लाइन खींचकर इसके बगल में हम लिख देते हैं प्लेटिनम सॉलिड। यानी इसका मतलब है कि प्लेटिनम सॉलिड यहाँ क्या है, लटक रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम लिखें E0 का वैल्यू, तो यह क्या हो जाएगा, H2 से H+, और विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट। तो ये इसका सेल रिएक्शन है।
ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये प्लेटिनम क्यों लिखा है? क्योंकि वो प्लेटिनम वायर उसमें लटक रहा है। यह H2 गैस है, प्रेशर कितना है 180, और यहाँ आयन के रूप में है तो कंसंट्रेशन क्या है 1 मोल पर लीटर। और यह इसका, तो ये हमारा जो वैल्यू लिखा गया है क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक वैल्यू कौन सी है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर, अब इसी का सेल रिएक्शन, व्हेन सेल रिएक्शन ऑफ SHG व्हेन एक्ट एज कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, तब ये हो जाएगा 2H प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हो जाएगा H2 गैस। हो गया, तो रिडक्शन के टर्म में हो गया क्या। अब यहाँ पर कहता है कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वह क्या लिखेंगे हम लोग? देखो यहाँ पर ये लिखेंगे H प्लस 1 M, ये हो जाएगा H2 गैस, और यह हो जाएगा 1 atm प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर, और यहाँ लिख देंगे प्लेटिनम सॉलिड। और इसका हम जब E लिखेंगे E0, ये हो जाएगा H प्लस से क्या होगा H2, और यह वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यह वैल्यू कौन सा है? SRP। यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। तो देखो अब ये कन्वेंशन आपको लिखने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म में यहाँ हम लोग क्लियर करना है। एक का नाम है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं EMF, या इसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। और एक होता है विद्यार्थी, वह होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमको क्लियर करना है, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जो हमारा ये बैटरी है, ध्यान देना सब, जो हमारा ये बैटरी है, ये बैटरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, और ये हमारा साल्ट ब्रिज है, ये हमारा क्या है? साल्ट ब्रिज है। ये मान लीजिए एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ठीक। अभी सेल है, ठीक है। अभी सेल तभी काम करेगा जब यहाँ पर दोनों का टेंडेंसी, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का टेंडेंसी अलग अलग हो, ठीक है। अभी हम बैटरी बना दिए, ठीक। तो इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, वह डिफरेंस जब इसे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, यानी इस सर्किट से जब कोई करंट पास नहीं कर रहा है और इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। और जब उसे करंट पास हो रहा है, यानी करंट फ्लो शुरू हो गया है, केमिकल चेंजेस शुरू हो गया है, आपका बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, और उस समय आप मेजर करने जाते हैं दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, तो वह कहलाएगा क्या चीज़? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, और जिस समय करंट पास नहीं हो रहा है उस समय डिफरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम होगा ना डिफरेंस, उस समय क्या होगा? डिफरेंस मैक्सिमम। और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप करंट फ्लो हो रहा है उस समय आप मेजर कर रहे हैं, करंट जब फ्लो हो रहा है उस समय मेजर कर रहे हैं, तो वह जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वह इससे थोड़ा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना है अगर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगर इससे निकालेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इसका ईएमएफ जो वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम से थोड़ा क्या आएगा? कम आएगा। नहीं,
बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, तो 2 कॉलम बना लो, दोनों कॉलम में हम लोग लिखते हैं। देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ एक कॉलम लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट ईएमएफ में इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 electrodes, it is potential difference between 2 electrodes when no current is flowing, when no current is flowing in the circuit, यानी उस समय बैटरी हमारा ऑफ है, बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उसमें लिखोगे इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 electrodes when the cell is sending current through the circuit, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे ईएमएफ में, इट इज maximum voltage obtainable from the cell, इसमें लिखोगे it is the less than maximum voltage, it is less than maximum voltage obtainable from the cell, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में जो हमारा फॉर्मूला आता है तो टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल चार्ज इनटू, तो यहाँ जो ईएमएफ है ये तो मैक्सिमम डिफरेंस है, ये इससे क्या है कम है, तो अगर इससे ईएमएफ से अगर हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा मैक्सिमम, ये थोड़ा मैक्सिमम से क्या आएगा कम। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईएमएफ, the work calculated from the EMF is the maximum work obtainable from the cell, और इसमें लिखोगे the work calculated from potential difference is less than the maximum work obtainable from cell, चौथा पॉइंट लिखोगे इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट
steady current in the cell, steady current in the cell. इसमें लिखोगे इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट इन द सेल. ये डिफरेंस है, ठीक है. अब देखो विद्यार्थी, अगर कोई सेल का हमको ईएमएफ या सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो कहता है कि ये हमारा जो ईएमएफ है या सेल पोटेंशियल है, ठीक है. तो ये हमारा दो केस में होगा यार. एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो, एक क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो. कोई दिक्कत स्टैंडर्ड कंडीशन से? टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर. और एक होता है अदर कंडीशन. क्या होता है? अदर कंडीशन. तो इसके लिए चला हम लोग लिखते हैं ई नॉट सेल. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ या सेल पोटेंशियल लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अगर कोई अदर कंडीशन है तो क्या लिखेंगे? ई सेल. क्या लिखेंगे? ई सेल. ठीक है, तो नोट कर लो इसको. जो हमको ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो अगर हमको ई नॉट सेल निकालना है या ई सेल, इसका अलग मतलब है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ई नॉट सेल जब निकालना रहता है, ई नॉट सेल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड, सीधे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. इसको चला हम लोग ऐसे लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड. और यहाँ पर जो भी वैल्यू है एनोड और कैथोड का, वह जो वैल्यू है वह है एसआरपी. दोनों का एसआरपी है. इसमें दोनों वैल्यू जो रखना है वो कौन सा रखना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखिएगा तो ये हमारा ई नॉट सेल मेजर हो जाएगा. अब देखिए ईएमएफ ऑफ सेल जो मेजर करते हैं वो पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से. ठीक है, तो ये हमारा ई नॉट सेल है. तो ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा? ई नॉट एनोड. और दोनों वैल्यू कौन सा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. उसी तरह से इसका भी कंडीशन आगे हम बताएंगे. ई सेल जो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, वह स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है. ऐसे हम लोग उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं. ठीक है, तो फिर आगे नॉस्ट इक्वेशन आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे. लेकिन तत्काल में आप ये पॉइंट लिख लीजिए. अब देखिए, अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हम चाहते हैं, ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट से पोटेंशियल से वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे. इस दोनों में से एक का तो पता ही रहता है, एसएचई रहता है. इधर एसएचई एनोड रहता है या कैथोड रहता है. तो ये वैल्यू तो हमको निकल जाएगा वोल्ट मीटर से. इसमें से एक वैल्यू तो एसएचई नोने रहता है, हम तो दूसरा ही का ना वैल्यू निकालना होता है. अब जैसे मान लो लिखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक
ऑफ जिंक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, चला कि हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे जिसमें जिंक का रॉड ले लेंगे। ये हमारा जिंक जिसका निकालना हो, यहाँ जिंक का निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और इसमें इसका सॉल्ट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ZnSO4, और कंसंट्रेशन इसका ले लेंगे 1 मोल पर लीटर, और एक SH ले लेंगे। और इसमें हम ले लेंगे HCl, जिसका कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे 1 मोल पर लीटर। और यहाँ पर विद्यार्थी एक साल्ट ब्रिज भी हमको क्या करना होगा, लगाना होगा। यहाँ पर हम साल्ट ब्रिज लगा देंगे और इसको एक वोल्ट मीटर से यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, प्रेशर 1 atm रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है और इसका वैल्यू जो वोल्ट मीटर में बता रहा है वह 0.6 वोल्ट, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन इधर बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये काम किसका कर रहा है, कैथोड का। तो ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। अब देखो सभी जो वोल्ट मीटर होता है उसके पास भी निगेटिव पॉजिटिव रहता है। अगर इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव और निगेटिव से इसका निगेटिव जोड़ा जाएगा तबे वह रीडिंग करेगा। अगर रीडिंग बता रहा है, ये रीडिंग बता रहा है यानी कनेक्शन क्या है, प्रॉपर है। पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा है, निगेटिव से निगेटिव, और डिफ्लेक्शन इस साइड में है, इसका मतलब है करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है तो करंट का फ्लो क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। तो एक बात तो फिक्स हो गया है कि यह एनोड हो गया और यह कैथोड। और ये जो ये वैल्यू जो बता रहा है, यही वैल्यू हमारा E0 सेल का है और वह है कितना, 0.76 वोल्ट। अब देखो E0 सेल का तो पता है और हम देख लिया कि यहाँ जिंक एनोड का काम कर रहा है और SH कैथोड का। नहीं, अगर हमको इसका सेल रिएक्शन लिखना पड़ गया, सेल रिएक्शन, तो देख लो, तो ये हो जाएगा जिंक सॉलिड। अब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब एक कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे तुम देखो, 2H प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाएगा, H2 गैस। तो ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा। तो ये हो गया Zn सॉलिड, 2H प्लस एक्वस, और यह हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, और यह हो जाएगा H2 गैस। ये इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। और जब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा जिंक सॉलिड, एक लाइन देकर Zn2 प्लस, और यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर, और साल्ट ब्रिज के लिए 2 पैरेलल लाइन, और यहाँ पर यह हो जाएगा H प्लस, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। फिर हमारा एक लाइन देकर H2 गैस, फिर प्रेशर हमारा 180 है, फिर इसमें हम लोग टांगे हैं क्या चीज़, प्लेटिनम सॉलिड। तो यह इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब ऐसा कहीं तुमको दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना जिंक हमारा एनोड है, SH हमारा कैथोड है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब इसका तो वैल्यू है 0.76, इसका वैल्यू है, SH का वैल्यू कितना होता है, 0। अब ये हो जाएगा माइनस E0 एनोड।
तो अब ई नॉट ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। यानी ये जो वैल्यू होगा जिंक का एसआरपी का वैल्यू होगा अब मान लो यहां हम जिंक का निकाले हैं, क्या इस तरीका से किसी भी इलेक्ट्रोड का हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस हमारे पास SHE होना चाहिए। ये हमारा क्या है, SHE। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो नोट करो।